सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक डेविएशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, बैच रिलीज भी हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही प्रॉब्लम फिर से रिपीट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या इन्वेस्टिगेशन वीक था या रूट कॉज ही आइडेंटिफाई नहीं हुआ था? फार्मा इंडस्ट्री में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस प्रॉब्लम को दोबारा कभी नहीं होने से रोकना। और इसी का मतलब होता है कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। मीन्स आपको करेक्टिव एक्शन भी बताएगा एंड फ्यूचर में कभी ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन भी बताएगा। सो दिस इज अ कापा। लेकिन एक सवाल, क्या कापा सिर्फ करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन लिख देने का नाम है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी सोच को बदल देगा अबाउट कापा के बारे में। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कापा होता क्या है, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑन रियल लाइफ में क्या हम इसका अंडरस्टैंड करेंगे। देन एक कापा को किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इंडस्ट्री में इसका वर्क फ्लो क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स बायोफार्मा इंडस्ट्रीज में होने वाले जो केस स्टडीज को देखेंगे कि यस अगर ये होता है तो क्या एक्शंस लेना चाहिए, किस तरह से करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। लास्ट में आएंगे कि व्हाट आर द कॉमन कापा मिस्टेक्स जो हम लोग एफडीए का ऑब्जर्वेशंस में आता है उसको हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप कापा को पूरी तरह से समझ जाएंगे एंड आप समझ जाएंगे कि किस तरह से कापा जीएमपी कंप्लायंस को इंश्योर करता है बाय टेकिंग गुड कापा। अगर आप अच्छा कापा लेते हो तो आप जीएमपी कंप्लायंस प्रोड्यूस करते हो। सो पहला क्वेश्चन आता है कापा। कापा इज करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अब करेक्टिव एक्शन क्या होता है? मान लो कोई प्रॉब्लम हुआ तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के रूट कॉज को एलिमिनेट करता है। कि मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ उसको इमीडिएट उसी जगह पर उसके रूट कॉज को एलिमिनेट करता है, उसको सॉल्व करता है एंड हम लोग प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। नाउ ये तो हो गया करेक्टिव एक्शन कि जब वो इवेंट हुआ था एट दैट टाइम पे हमने ये करेक्टिव एक्शन लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नाउ आता है प्रिवेंटिव एक्शंस कि अब ये जो एक्शन अभी हुआ है, अब ये जो एक्शन अभी हुआ है ये फ्यूचर में कभी ना हो, फ्यूचर में सिमिलर टाइप का एक्शन ना हो, वो इंश्योर करता है प्रिवेंटिव एक्शन। सो करेक्टिव एक्शन जो आपने उस टाइम पे लिया, प्रिवेंटिव एक्शंस जो फ्यूचर में होने से बचाता है। नाउ इन दोनों का मेन गोल क्या होता है, क्यों कापा लिया जाता है? सबसे पहला होता है कि रूट कॉज को एलिमिनेट करना, क्या एक्चुअल रूट था वो पता लगाना, उसको सॉल्व करना, फिर से रिकरेंस ना हो वो प्रॉब्लम उसको एलिमिनेट करना एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस को इंप्रूव किया जाए। इसीलिए कापा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। ना चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एक बायोसिमिलर का प्लांट है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एरिया है एंड उस एरिया में हुआ है वाटर लीकेज। वाटर लीकेज हो गया। अब जैसे ही वाटर लीकेज हो गया है, प्रॉब्लम आ गई हमारे पास क्या है कि वाटर एरिया में लीक हो रहा है। तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा? पहले करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। सो करेक्टिव एक्शन लेने क्या होगा, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि पाइप क्या हो गया था, करोड़ हो गया था, जिसकी वजह से लीक हो रहा था। तो पाइप में करोड़ हो गया था जिसकी वजह से क्या हो गया था, लीक हो गया था। अब आप क्या करोगे? इन इमीडिएट एक्शंस क्या करोगे? आप इमीडिएट इसको यहां पे पाइप को रिप्लेस करोगे सो दैट आपका वो जो प्रॉब्लम है करोड़ की वजह से जो लीकेज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। या फिर इमीडिएट आप इसको टैप को क्लोज करके आप वहां से पानी ना आए, ये इमीडिएट एक्शंस लोगे। रिजल्ट क्या होगा? जो रूट कॉज था, जो पाइप था, रस्टेड पाइप था, आपने उसको रिमूव कर दिया, उसकी जगह नया लगा दिया, ये आपका रूट कॉज एलिमिनेट हो गया एंड इश्यू परमानेंटली फिक्स भी हो गया। लेकिन क्या आप यहीं पे रुक जाओगे? नहीं, आपको अब करेक्टिव एक्शंस के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसका प्रिवेंटिव एक्शंस लेना। प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा? फ्यूचर में ऐसा लीकेज दोबारा ना हो। तो नंबर वन क्या करोगे? आप उसका एक मेंटेनेंस शेड्यूल रखोगे। अब ये कोरोजिव रस्टिंग क्यों हुआ था? बिकॉज सालों से हम उस पाइप को ध्यान नहीं दे रहे थे, उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई।
तो आपने प्रिवेंटिव एक्शन क्या लोगे कि फिर ये ना हो तो आप उसको मेंटेन करोगे, उसका मेंटेनेंस करोगे। सेकेंड एक कापा और आ सकता है प्रिवेंटिव एक्शन कि आप वैसी पाइप जहां पर भी फैसिलिटीज में है सबको आप इंस्पेक्ट करोगे एंड सबका एक मेंटेनेंस शेड्यूल बनाओगे सो दैट फ्यूचर में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम पूरे प्लांट में नहीं हो कि रस्टिंग की वजह से लीकेज हो गया। तो ये हो गया प्रिवेंटिव एक्शन। तो ऑब्जेक्टिव कैसे हुआ, हमने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दिया, सेकेंडरी फ्यूचर में पूरे प्लांट में कहीं पर ये फिर से रिकर ना हो उसके लिए हमने मेंटेनेंस शेड्यूल बना के उसको मेंटेनेंस करेंगे तो फ्यूचर में भी ना होगा। सो दैट ये प्रॉब्लम अब फ्यूचर में कभी नहीं होगा। ये होता है मेन कापा का ऑब्जेक्टिव। नाउ मेन डिफरेंस क्या होता है करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को फिक्स करने पर फोकस होता है कि यस मैंने तुरंत प्रॉब्लम हुआ मैंने उसको तुरंत फिक्स कर दिया सो वो लिया मैंने करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो उस पर इसका फोकस होता है कि फ्यूचर ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस का शेड्यूल बना सकते हैं, उसको इंस्पेक्शन का शेड्यूल देते हैं, उसको रिप्लेसमेंट का फिक्स कर सकते हैं। ये होता है प्रिवेंटिव एक्शन। फोकस इसका आज की प्रॉब्लम पे होता है, करंट इश्यूज पे होता है, इसका आने वाली प्रॉब्लम या फ्यूचर पे होता है, पोटेंशियल इश्यूज जो फ्यूचर में आ सकती है उस पे हो सकता है। हमने एक पानी का एग्जांपल लिया वाटर लीकेज का, सेम मशीन ब्रेकडाउन हुआ है रिपेयर करके उसको सॉल्व कर दिया गया, लेकिन मशीन का रेगुलर मेंटेन करेंगे तो चांसेस ऑफ ब्रेकडाउन विल बी लेस या कभी नहीं होगा। यहां पर हम लोग फोकस करते हैं प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है और इसको फिक्स कैसे करना है, इस पर फोकस ज्यादा होता है। जबकि प्रिवेंटिव एक्शंस को क्लोज करते टाइम पे वहां पर होता है ये क्या प्रॉब्लम है फ्यूचर में और कहीं पर हो सकती है, इसके चांसेस क्या है और इसको प्रिवेंट कैसे करें, इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। सो समरी अगर मैं देखूं तो करेक्टिव एक्शंस प्रॉब्लम को फिक्स करता है, प्रिवेंटिव एक्शंस प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको रोकने का काम करता है। ना अब कापा को हम लोग लेते कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द इश्यूज। हम लोग कुछ एग्जांपल से देखेंगे तो हमें समझेगा कि सबसे पहला काम क्या है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग को इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। डिटेक्ट द प्रॉब्लम थ्रू डेविएशन, कंप्लेंट या ऑडिट। हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुआ था। जैसे वाटर लीकेज में, वाटर लीकेज हुआ मुझे तुरंत कंप्लेंट आया, कंप्लेंट में क्या आया कि यस देयर समथिंग वाटर लीकिंग, मैं वहां पे तुरंत कापा इंसर्ट करूंगा। या फिर सर्टेन प्रोसेस में डेविएट हो गया, कुछ ओएस हो गया या आउट ऑफ ट्रेंड गया, वहां पर हो जाएगा। या फिर ऑडिट का ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर ने देखा कि यस देयर आर सम लीकेज, जो हमने कभी नहीं देखा था उसने देखा, तो वहां पर क्या होता है, वहां से रेज होता है कापा। आपने प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लिया, नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेट एंड रूट कॉज। डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होता है एंड हम लोग रूट कॉज फाइंड करते हैं। देयर आर सर्टेन टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, और डिटेल में अगर चाहिए तो आप कमेंट में कर देना इन्वेस्टिगेशन टूल या रूट कॉज आप कर दोगे तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हम लोग रूट कॉज को फाइंड कर सकते हैं। सो इन्वेस्टिगेट इन डिटेल टू फाइंड रूट कॉज। देन हम लोग क्या करते हैं, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्लान विथ टाइमलाइन लाते हैं। हम लोग एक प्लान बनाते हैं कि यस करेक्टिव एक्शन हम लोग अभी ये लेंगे एंड नेक्स्ट 1 मंथ में हम लोग पूरे फैसिलिटी का ऐसा सिचुएशन जहां पे कोरोड हुआ पाइप है उसको इंस्पेक्ट करेंगे एंड वी विल रिमूव इट, वी विल मेंटेनेंस इट। तो वो हो जाएगा हमारा प्लान एक्शन। देन हम लोग इमीडिएट उस प्लान को हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूटेड द प्लान एक्शन इफेक्टिवली, उसको टाइमली मैनर पे हम लोग उसको इफेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं सो दैट नेक्स्ट कभी ना हो। आफ्टर दैट हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, हम सर्टन इंटरवल्स के बाद में आज वो प्रॉब्लम हुआ उसको 6 महीने बाद साल भर का उसको मॉनिटर करते हैं कि यस फिर से ये जो हमने कापा इंप्लीमेंट किया है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो मेंटेनेंस ऐसा तो नहीं हुआ कि एक बार हुआ फिर हुआ ही नहीं। प्रॉब्लम ने कापा में लीकेज था, हमने इंश्योर किया कि भाई लीकेज हुआ है तो हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा, हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हर 6 मंथ पे, लेकिन क्या वो 6 मंथ पे रिप्लेस हो रहा है, वो हम लोग उसको इफेक्टिवनेस वेरीफाई करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे, कापा क्लोज होगा। कापा क्लोज होने के बाद ही आपका पूरा कापा कंप्लीट नहीं हुआ, देन हम लोग उसका एक कंटिन्यू ट्रेंड एनालिसिस करेंगे सो दैट फ्यूचर में वो ना हो। सेकेंड हमारा फर्दर जो प्रोसेस है वो क्या हो,
कंटिन्यूअस इंप्रूव। तो ये था कापा को इंप्लीमेंट करने का स्टेप बाय स्टेप। पहला आइडेंटिफाई द इशू, सेकंड इन्वेस्टिगेट और फाइंड द रूट कॉज, थर्ड प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, प्लान को इंप्लीमेंट करना है, उसको वेरीफाई करना है इफेक्टिवनेस, एंड देन डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, एंड फिर हम उसका एक ट्रेंड बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं हम लोग कि मान लो एक बायोसिमिलर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी जहां पर हाई टीएमपी हमें ऑब्जर्व हो रहा है टीएफएफ प्रोसेस में ड्यूरिंग बायोसिमिलर प्रोडक्शन। प्रॉब्लम क्या है? टीएफएफ प्रोसेस में टीएमपी क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। अब पहला को जो हमने 7 स्टेप हुआ देखते, पहला है आइडेंटिफाई द इशू। हमें इशू को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना। इशू क्या हो रहा है? रिपीटेडली हाई टीएमपी हो रहा है इन टीएफएफ, प्रोसेस फिल्ट्रेशन रेट स्लो हो गया है, टाइम इंक्रीज हो गया है, मेम्ब्रेन फाउलिंग हो रहा है। तो ये मुझे ऐसी प्रॉब्लम दिखी। अब मेरा काम क्या होगा कि आई हैव टू इन्वेस्टिगेट द रूट कॉज। हमें रूट कॉज निकालना पड़ेगा। तो रूट कॉज कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी डेटा है हम पिछले 5 या 6 बैचेस के ट्रेंड देखेंगे कि यस कितना टाइम लग रहा है बैच को टीएफएफ प्रोसेस करने में, कितना टीएमपी का प्रेशर है, वो का ट्रेंड बनाएंगे। यस, देन हम लोग देखेंगे कि टीएफएफ का मेम्ब्रेन क्या हो गया? ओके हो गया। टीएफएफ मेम्ब्रेन चेक करेंगे, फाउंड ओके। पंप वर्किंग प्रॉपरली। अपस्ट्रीम का जो क्लैरिफिकेशन था वो प्रॉपर नहीं हो रहा था। मींस जो क्लैरिफिकेशन स्टेप था, जो प्रॉपरली सेल्स को सेग्रीगेट करना चाहिए था, सेल्स को सेपरेट करना चाहिए था, वो सेपरेट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे एक फाइंड मिल गया। एक्सेस सेल डेब्री की वजह क्या हो रहा था? पार्टिकुलेट्स रीच कर रहा था टीएफएफ मेम्ब्रेन में, जिससे टीएफएफ मेम्ब्रेन क्या हो रहा था? फॉल जाता। तो मेन प्रॉब्लम कहां था? क्लैरिफिकेशन में। ये हमें आइडेंटिफाई हो गया। अगर आपको इस क्लैरिफिकेशन के बारे में और डिटेल में जानना है तो मेरा एक वीडियो मैं आपको यहाँ पे चैनल का आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, यूएसपी वर्सेस डीएसपी। वहां पर मैंने क्लैरिफिकेशन को बहुत डिटेल में समझाया कि क्या होता है क्लैरिफिकेशन में, कैसे प्रोसेस होता है। चाहिए तो मैं आपको आई बटन पर भी दे दूंगा, वहां पे आप देख सकेंगे। तो हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया। क्या आइडेंटिफाई किया? कि अपस्ट्रीम क्लैरिफिकेशन स्टेप इज नॉट इफेक्टिव, इनसफिशिएंट क्लैरिफिकेशन बिफोर टीएफएफ। करेक्टिव एक्शन में क्या लिया? नंबर 1, क्लैरिफिकेशन का जो फिल्टर था उसको हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्लैरिफिकेशन का जो प्रोसेस था उसको ऑप्टिमाइज किया, एंड देन टीएफएफ का मेम्ब्रेन को क्लीन किया या फिर उसको चेंज किया। तो ये हमने ले लिया करेक्टिव एक्शन। अब प्रिवेंटिव एक्शन में क्या होगा? हम लोग उसका एसओपी अपडेट करेंगे, क्लैरिफिकेशन फिल्टर का डिफरेंशियल प्रेशर को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि वो चोक हो जा रहा था। तो अगर हम प्रेशर मॉनिटर करेंगे तो हमें पता चलेगा यस ये फिल्टर चोक हो गया, हमें नया होगा। एडिशनल आईपीसी पॉइंट ऐड कर देंगे इन प्रोसेस, एंड देन ऑपरेटर रिटेन्ड ऑन क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंस। ऑपरेशन को हम लोग रीट्रेनिंग करेंगे, उसको बताएंगे कि क्लैरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, सो दैट वो अच्छे से स्टेप को परफॉर्म करे। नेक्स्ट, अब उसका हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन भी हो गया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे? उसका इफेक्टिवनेस, कि नेक्स्ट 5 बैचेस तक हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे। अगर हमें एबनॉर्मल टीएमपी इंक्रीज नहीं हुआ, परमानेंट मेम्ब्रेन फाउलिंग नहीं हुआ, प्रोसेस नॉर्मल गया, तब हम जाके क्या करेंगे? कापा को क्लोज करेंगे। प्रॉब्लम फिक्स हो गई, फ्यूचर रिकरेंस नहीं होगा, स्टेबल बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो। तो ये था एक रियल एग्जांपल जो कि हमें दिख सकता है बायोसिमिलर इंडस्ट्री में। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेल एंड जीन थेरेपी में। सेल एंड जीन थेरेपी में क्या हो गया? लो सेल वाइबिलिटी आफ्टर क्रायो प्रिजर्वेशन। जब हम लोग क्रायो प्रिजर्व कर रहे हैं उसके बाद जब हम लोग सेल्स को निकाल रहे हैं तो वाइबिलिटी कम हो जा रही। प्रॉब्लम कहां पर है? कि आइडेंटिफाई कहां है? जो कार्टी सेल्स हम लोग प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है टेस्टिंग मेन सेल में, उसका स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रहा है। मतलब उसका जो सेल है वो क्या हो गया? लो सेल काउंट हो गया, बैच रिस्क पे आ गए। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, क्रायो प्रिजर्वेशन का रिकॉर्ड चेक करेंगे। इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड है, जहां पे स्टोर किया गया था -80 में, क्या वो कैलिब्रेटेड स्टेट में है क्या? चेक करेंगे। प्रोसेस पैरामीटर इवेल्युएट किया गया है कि नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे। रूट कॉज क्या मिला? कंट्रोल रेट में फ्रीजर का कूलिंग प्रोफाइल आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जा रहा था, कि वो जो -80 का रेंज है, वो -80 का रेंज क्या है? -70 से 75 से -85 मान लो है, बट जो टेम्परेचर उसका -74 आ रहा है, -70 आ रहा है, आउट ऑफ रेंज आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? सेल्स एक्सेसिव स्ट्रेस फेस कर रहा है, जिसकी वजह से सेल की वाइबिलिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो जा रही है। अब करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे? फ्रीजर को रिपेयर करेंगे या रिकैलिब्रेट करेंगे।
या फिर हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारा फ्रीजर खराब हो गया, ऐसा हो सकता है। अफेक्टेड बैच को इन्वेस्टिगेट करेंगे, कंप्लीट करेंगे एंड देन उसका कूलिंग प्रोफाइल को हम लोग करेक्ट करेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लेंगे हम लोग उसका मेंटेनेंस शेड्यूल करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। जो हम लोग 6 महीने पे उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते थे उसको 3 मंथ पे कर देंगे। उसके टेम्परेचर मॉनिटरिंग अलार्म हम लोग एडिट करेंगे, सो दैट हम लोग को टेम्परेचर अलार्म आए। एसओपी रिवाइज करेंगे एंड सारे ऑपरेटर्स को इसके बारे में हम लोग ट्रेन करेंगे। नेक्स्ट 3 कमर्शियल बैचेस तक हम लोग इसको रिव्यू करेंगे। सेल वायबिलिटी स्पेसिफिकेशन विद इन रेंज होना चाहिए, फिर से ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तब हमारा कापा कंप्लीट होगा, जिससे हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, पेशेंट रिस्क कम हो जाएगा, प्रोसेस रिलायबल हो जाएगा एंड रेगुलर कंप्लायंस मेंटेन। नेक्स्ट आता है कि इन्वेस्टिगेशन टूल्स, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन टूल हैं जिससे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन टूल्स जैसे 5 व्हाई दिस हैपन, ये हुआ, ये क्यों हुआ। जैसे वाटर लीकेज हुआ तो पहले हुआ वाटर लीकेज हुआ, क्यों हुआ बिकॉज रस्टिंग हुआ था। अच्छा, रस्टिंग क्यों आया, बिकॉज उसका मेंटेनेंस बहुत ही लॉन्ग टर्म से बाकी था। तो ये वाई से क्यों करके हम लोग आंसर करते हैं, उसको वाई एनालिसिस है। देन फिश बोन डायग्राम है, जहां पर हम लोग मैन, मशीन, मेथड, मदर नेचर, मेजरमेंट एंड मटेरियल, इस पर फोकस करके हम लोग रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड, थर्ड पैरेटो एनालिसिस है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस है या कैपनर ट्रेगो एनालिसिस है। इन सब से हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन टूल है जिससे हम लोग रूट कॉज को फाइंड करते हैं। कमेंट आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस, आरसीए आप कमेंट करिए तो मैं इन पर सेपरेट वीडियो का सीरीज मैं बना दूंगा इफ यू वांट। नेक्स्ट आते हैं कॉमन कापा मिस्टेक। कापा में हम लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है जो एक ऑडिटर पकड़ लेता है ऑडिट के टाइम पे। पहला, हमने पुअर प्रॉब्लम डेफिनेशंस, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, अनक्लियर द इश्यूज क्या है जिसकी वजह से पूरा कापा रॉन्ग डायरेक्शन जाता है। सेकंड क्या है, सिम्टम्स मिस्टेकन फॉर रूट कॉज, कि कुछ इनएडिक्वेट हमने प्रॉपर नहीं, हाँ हुआ, हमें वो इंश्योर करना पड़ेगा कि यस इसी रीजन से हो रहा है, ऐसा नहीं किसी और रीजन से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया एंड हमने उसको मान लिया कि ये रूट कॉज था, ऐसा नहीं। करेक्टिव एक्शन को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, फिक्स करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, ऐसा नहीं आपने जुगाड़ लगा के कर दिया, उसको प्रॉपरली फिक्स करना पड़ेगा। देन हाई चांस ऑफ रिकरेंस होता है, क्योंकि अगर हमने प्रिवेंटिव एक्शन नहीं रखा तो। वीक या फिर इफेक्टिव चेक हमने रखा ही नहीं, कि हमें हर 6 महीने पे चेक करना चाहिए, हमने चेक नहीं किया, एक बार हुआ खत्म हो गया, कापा को हमने क्लोज कर दिया विदाउट वेरीफाइंग द रिजल्ट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करें या लैक ऑफ ट्रेंड या डेटा एनालिसिस नहीं करें, हम लोग ट्रेंड नहीं बना रहे, तो दिस विल लीड्स टू इनइफेक्टिव कापा इफेक्टिव नहीं होगा। किसी को ओनरशिप नहीं दिया है, लीड या मिस्ड फॉलोअप प्रॉपर नहीं लिया, ये सब आता है। So white matter, ineffective kappa leads to repeated deviation, quality issues and patient risk. Best practice क्या है, हमेशा true root cause find out करना, take effective action लेना, verifying the lasting improvement, हमें improvement की ओर बढ़ना है। I hope आपको कापा के बारे में डिटेल में समझ में आ गया, हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेकर भी समझा तो आपको अच्छे समझा होगा। If you are not subscribed this channel, please follow us on YouTube मानस ट्यूटोरियल या Instagram पे मानस ट्यूटोरियल, जहां पर बायोफार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं